Hello everyone, I am Radha Pandey and once again we are going to learn coordination chemistry. So let's start the video. आज की क्लास में हम लोग पहले क्वेश्चन से शुरुआत करेंगे और मैंने यहाँ कुछ क्वेश्चंस लिख रखा है जिसको हम लोग पहले सॉल्व करके और अपना क्लियर करेंगे टॉपिक। जो टॉपिक हमने कल पढ़ रखा था, कल मैंने आप लोग को आइसोमरिज्म बताया था जिसमें मैंने मेनली आपको स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म सिखाया था। तो ये स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म से कुछ क्वेश्चंस हैं, आइए पहले इनको करते हैं और उसके बाद फिर हम लोग आगे टॉपिक को मूव करते हैं। तो हमारे पास पहला क्वेश्चन है, मैच द फॉलोइंग। दो यहाँ पर लिस्ट बना हुआ है, मैंने यहाँ ऑप्शंस थोड़े इस क्वेश्चन के और उस क्वेश्चन के मैंने ऑप्शंस हटा दिए हैं। हम लोग डायरेक्टली यहाँ पर सॉल्व कर लेंगे और आइए देखते हैं कैसे सॉल्व करना है। आप देख सकते हैं, मैंने आपको कल बताया था, मैं जरा सा एक बार थोड़ा सा आपको रिवीजन करा दूं। पीछे मैंने कुछ कुछ चीजें बताई थी। मैंने कहा था कि जो स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म होता है वो चार तरीके का होता है। पहला होता है आपका आयोनाइजेशन आइसोमरिज्म, जहां पर एनायंस जो हैं वो अपने पोजीशन को चेंज करती हैं। कोऑर्डिनेशन स्फीयर और आयोनाइजेशन स्फीयर के बीच में अपने जो पोजीशन है उसको इंटरचेंज कर रही होती हैं। वही मैंने आपको दूसरा आइसोमरिज्म बताया था। दूसरा था हमारा लिंकेज आइसोमरिज्म। लिंकेज आइसोमरिज्म मैंने कहा था आपको एम्बीडेंटेट लिगेंड ढूंढना है, अगर वो आपको मिलता है तो डेफिनेटली लिंकेज आइसोमरिज्म है। तीसरा मैंने आपको बताया था हाइड्रेट और सॉल्वेट आइसोमरिज्म। इसके अंदर आपको वाटर के मॉलिक्यूल्स ढूंढने हैं, मतलब H2O ढूंढना है एज अ लिगेंड, लिगेंड के फॉर्म में वाटर वहां पर मौजूद होना चाहिए। और चौथा मैंने आपको बताया था कोऑर्डिनेशन आइसोमरिज्म। कोऑर्डिनेशन आइसोमरिज्म के अंदर आपको केटाइनिक पार्ट और एनायनिक पार्ट कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में दिखेगा और दोनों अपने लिगेंड्स को इंटरचेंज कर रहे होंगे, उस केस में हम उसको कोऑर्डिनेशन आइसोमरिज्म कह लेंगे। तो आइए जरा चेक करते हैं यहाँ पर ये चीज है कि नहीं। सबसे पहला क्वेश्चन में आपका जो यहाँ पर कंपाउंड दिया है, इसमें आप देखिए NO2 जो है ये एक एम्बीडेंटेट लिगेंड होता है। और एम्बीडेंटेट लिगेंड मैंने आपको बताया था अगर दिख जाए तो लिंकेज आइसोमरिज्म का एग्जाम्पल है। तो अल्टीमेटली ये हो जाएगा लिंकेज आइसोमरिज्म। सही है क्या? उसके बाद ये आई का मतलब आइसोमरिज्म है। फिर आप देखिए नेक्स्ट वाला बी में देखो आप SO4 है यहाँ पर और ये देखो Br है। ये अगर इसका आइसोमर बनाओगे तो ये SO4 बाहर चला जाएगा और Br जो है अंदर आ जाएगा। सही है क्या? तो अल्टीमेटली एनायंस जो है अपने पोजीशंस को शिफ्ट कर रही हैं, तो ये हमारा हो जाएगा आयोनाइजेशन आइसोमरिज्म। तो ये आपका बी हो जाएगा आयोनाइजेशन आइसोमरिज्म। ठीक है। उसके बाद तीसरे नंबर पे देखिए आप यहाँ पर जो आपका ये केटाइनिक पार्ट है और ये एनायनिक पार्ट है, दोनों ही कॉम्प्लेक्स के अंदर हैं। और अगर आप इसका बनाओगे आइसोमर तो आप यहाँ पर CO के साथ CN लगा देना और Cr के साथ मतलब क्रोमियम के साथ अमोनिया लगा देना। तो ये आपका जो है कोऑर्डिनेशन आइसोमरिज्म का एग्जाम्पल हो जाएगा। सही है क्या? और चौथा नंबर में आप देखो वाटर ले रखा है मैंने, पानी है और ये वाटर जो है एज अ लिगेंड यहाँ पर यूज हो रखा है। तो अल्टीमेटली ये सॉल्वेट आइसोमरिज्म है। तो आई थिंक आपको ये बहुत ही इजीली आपने इसको कर लिया है और आपको समझ में भी आ गया होगा। चलिए सेकंड क्वेश्चन एक वहां पर भी है, ठीक है, इसको देखते हैं जरा सा। इसमें आप ही बताओ जरा कैसे सॉल्व करना चाहिए। चेक करो जरा, यहाँ पे NH3 और CN है, तो NH3 और CN और ये केटाइनिक कॉम्प्लेक्स और केटाइनिक एनायनिक कॉम्प्लेक्स दोनों ही चीजें मौजूद हैं। जब इसका आइसोमर बनाओगे तो लिगेंड अपने पोजीशंस को शिफ्ट कर लेंगी, चेंज कर लेंगी। तो ये आपका आंसर हो जाएगा किसका? कोऑर्डिनेशन आइसोमरिज्म का। तो ये आपका कोऑर्डिनेशन आइसोमरिज्म है। उसके बाद सेकंड वाला देखो, इसमें आपका फिर से देखो NO2 है ना, जो कि एक एम्बीडेंटेट लिगेंड है। तो ये कौन सा आपको आइसोमर बनाएगा? लिंकेज आइसोमरिज्म का एग्जांपल है ये। तो ये आपका लिंकेज आइसोमरिज्म हो जाएगा। थर्ड नंबर वाले को देखो, इसमें वाटर का आपको प्रेजेंस दिख रहा होगा, तो अल्टीमेटली ये सॉल्वेट आइसोमरिज्म हो जाएगा। और चौथा वाला भी आपको बताया नहीं है, किसी आगे वाली क्लास में बताऊंगी मैं आपको, ठीक है, लेकिन आपको दिख रहा है आखिरी यही बचा हुआ है। तो ये ऑप्टिकल आइसोमरिज्म का एग्जाम्पल हो जाएगा। सही है क्या? आप देख सकते हैं दोनों ही क्वेश्चन में काफी हद तक सिमिलैरिटीज हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है, ये जो सवाल है ये आपको नीट 24 का क्वेश्चन है और ये जेई का सवाल है, जेई 2021 में आया हुआ था। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कितना क्लैरिटी और कितना सिंपल क्वेश्चन है, जो कि हम लोग इजिली कर सकते थे अगर आपको कॉन्सेप्ट बस थोड़ा सा पता हो तो। चले आए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फिर से हमारा नेक्स्ट एक सवाल है, देखिएगा जरा। टाइप ऑफ आइसोमरिज्म एग्जिबिटेड बाय कंपाउंड, बताना है आपको कि कौन सा आइसोमरिज्म ये एग्जिबिट करेंगे। कौन से कंपाउंड भाई? यहाँ पे 3 कंपाउंड बनाया इन्होंने, एक ये रहा दूसरा और ये रहा आपका तीसरा। ये 3 कंपाउंड जो है इनका आइसोमरिज्म बताना है। साथ में वैल्यू ऑफ CN मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर की वैल्यू बतानी है सेंट्रल मेटल आयन के लिए इन सारे कंपाउंड के अंदर। तो आप पहले तो कोऑर्डिनेशन नंबर देख लो जरा कितना होगा। कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब होता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने वाले, है ना।
कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहे हैं वो आप चेक कर लो, आपको कोऑर्डिनेशन नंबर मिल जाएगा। तो देख सकते हो यहाँ पे पानी जो है एज अ लिगेंड यूज हो रहा है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा। यहाँ पे वाटर और सीएल दोनों है, तो यहाँ पे भी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 ही होगा, 5 वाटर और 1 सीएल। यहाँ पे 4 वाटर है और 2 सीएल है, तो यहाँ भी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा। तो पहले तो सीएन की वैल्यू मालूम चल गई है, तीनों ही जगह पर 6 होनी है, पहली चीज। दूसरी चीज आप देख सकते हैं वाटर को लिगेंड के तौर पे यूज किया गया है। फिर यही बगल में इसके दूसरे जो है उसमें वाटर ही एज अ लिगेंड है, लेकिन वहां से एक पानी को कम कर दिया गया है और अंदर एक सीएल डाल दिया गया है। फिर यहाँ पर पानी एक और कम कर दिया गया है, सीएल एक और डाल दिया गया है। तो मैंने आपको ऐसा एग्जाम्पल कराया था, बताया भी था कि आपको अगर वाटर दिख जाए एज अ लिगेंड तो उस केस में आप क्या करोगे, इसको सॉल्वेट आइसोमरिज्म बता सकते हो, सॉल्वेट आइसोमर बोल सकते हो। तो ये सॉल्वेट या हाइड्रेट आइसोमर है, सही है क्या? तो ऑप्शन चेक करो, पहला ऑप्शन है ज्योमेट्रिकल आइसोमर, कोऑर्डिनेशन नंबर 2, ये नहीं हो सकता। ऑप्टिकल आइसोमर, ये भी नहीं हो सकता। आयोनाइजेशन आइसोमर, ये भी नहीं हो सकता। सॉल्वेट आइसोमर, कोऑर्डिनेशन नंबर 6, ये आपका सही आंसर है। क्लियर है क्या? तो शुरू करते हैं आगे का टॉपिक। देखिए जरा, आज का टॉपिक रहेगा हमारा स्टीरियो आइसोमर्स। ठीक है, समझते हैं जरा स्टीरियो आइसोमर्स क्या होता है। स्टीरियो आइसोमर्स में मैं पहले आपको दो चार चीजें बता देती हूँ। जैसे मैंने स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म में आपसे कहा था, आइसोमर है इसका मतलब है कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला या केमिकल फॉर्मूला सेम है। वहीं अगर मैं बात करूं क्योंकि प्रॉपर्टीज की, फिजिकल हो या केमिकल, तो वो डिफरेंट होंगी। ये तो आइसोमर का डेफिनेशन था। लेकिन अगर स्ट्रक्चरल है तो उसमें कनेक्टिविटी का डिफरेंस है, और अगर वो स्टीरियो है तो उसका स्पेशियल ओरिएंटेशन का डिफरेंस है। स्पेशियल ओरिएंटेशन का मतलब क्या होता है? स्पेशियल ओरिएंटेशन का मतलब होता है लिगेंड्स का, जैसे आपको पता है कोई भी सॉलिड कैसा होगा, 3D स्ट्रक्चर फॉर्म करता होगा। तो यहां जो हम कंपाउंड पढ़ रहे हैं वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, जिसके अंदर लिगेंड्स मिलते हैं। उन लिगेंड्स का स्पेस में जो ओरिएंटेशन होगा, जो डायरेक्शन होगा, जो दिशा होगा, वो अलग अलग हो सकता है। और उसके वजह से ही उन कंपाउंड्स में जो बिहेवियर है, जो प्रॉपर्टीज हैं, वो चेंज होनी शुरू हो जाएंगी। सही बात है। तो अगर इस बात को डेफिनेशन या पॉइंट्स के फॉर्म में लिखें तो लिख सकते हैं स्टीरियो आइसोमर्स के अंदर exhibit different physical and chemical properties due to different arrangement of ligands in स्पेस के अंदर लिगेंड्स का जो अरेंजमेंट है वो डिफरेंट हुआ, जिसकी वजह से इनकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज भी दिखनी शुरू हो गई। सही है क्या? तो ये आपका स्टीरियो आइसोमर का डेफिनेशन हो गया, और ये स्टीरियो आइसोमर्स अपने इस तरह की इस वजह से ये प्रॉपर्टी शो करेंगे। अब स्टीरियो आइसोमर्स फर्दर दो तरीके का होता है। स्टीरियो आइसोमर्स फर्दर जो है वो दो तरीके का होता है। पहला होता है ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म या ज्योमेट्रिकल आइसोमर, और जो दूसरा होता है वो होता है ऑप्टिकल आइसोमर्स। ऑप्टिकल आइसोमर्स, ठीक है। हम लोग आज ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स या ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म को देखेंगे। ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स क्या होते हैं? यहां पर भी आप इस बात को समझते हैं कि भाई मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होना चाहिए या स्ट्रक्चरल फॉर्मूला सेम होना चाहिए, प्रॉपर्टीज डिफरेंट एग्जिबिट करनी चाहिए, लेकिन उसके पीछे वजह जो होगा वो होगा लिगेंड्स का रिलेटिव पोजीशन। यहां पर लिगेंड्स का जो अरेंजमेंट है स्पेस के अंदर वो बहुत सारे वजह से अलग हो सकता है। वो वजह क्या क्या है वो धीरे धीरे आपको क्लियर होगा। लेकिन ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म के अंदर आप देखना जरा किस तरह से लिगेंड्स का जो रिलेटिव अरेंजमेंट है, एक के कंपैरिजन में एक का जो अरेंजमेंट है उसके डिफरेंट होने के चलते किस तरीके से डिफरेंट प्रॉपर्टी एग्जिबिट कर रहे हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल दिखाना शुरू करती हूँ। सबसे पहले इसका डेफिनेशन बना लेते हैं, पॉइंट्स पहले बनाते हैं, उसके बाद एग्जांपल से आपको अच्छी क्लैरिटी आ जाएगी। ज्योमेट्रिकल आइसोमर के बारे में लिख सकती हूँ कि सेम, कौन होते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमर?
तो मैं लिख रही हूं सेम केमिकल फॉर्मूला, सेम केमिकल और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, बट different physical and chemical properties due to relative position ऑफ लिगेंड्स, ड्यू टू रिलेटिव पोजीशन ऑफ लिगेंड्स। लिगेंड्स के जो रिलेटिव पोजीशंस है उनके चेंज होने से ये इनके डिफरेंट फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज बने हुए हैं। सही बात है। आइए अब इस चीज को थोड़ा समझते हैं एग्जाम्पल से। ज्योमेट्रिकल आइसोमर बेटा कोऑर्डिनेशन नंबर 4 और कोऑर्डिनेशन नंबर 6 दो तरह के कंपाउंड शो करेंगे। बाकी कंपाउंड के बारे में हमारे सिलेबस में पढ़ना नहीं है, ठीक है। और शो भी कम करते हैं, जैसे 2, 3 जो आपके कोऑर्डिनेशन नंबर शो करने वाले कंपाउंड है, मतलब जिन कंपाउंड का कोऑर्डिनेशन नंबर 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, वो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो ही नहीं कर सकते हैं, ठीक है। हमें पढ़ना भी नहीं, उसके सिलेबस में उसके बारे में जानना भी नहीं कि कौन कौन शो करेंगे, 5 वाला करेगा तो कैसा करेगा। हम सिर्फ बात करेंगे उनके बारे में जिनका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है और जिनका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। हमारे सिलेबस का सिर्फ वही टॉपिक है। तो देखेंगे जरा, मैं सबसे पहले बात करती हूं कोऑर्डिनेशन नंबर 4 का, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 कॉम्प्लेक्स का। जो भी कॉम्प्लेक्स कोऑर्डिनेशन नंबर 4 रखता होगा, मतलब जो 4 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता होगा, उसके पास 2 तरह के ज्योमेट्री नजर आ सकते हैं। आपने ज्योमेट्री 11th क्लास में थोड़ा सा देखा होगा, और यहां पर सुन लीजिए, बहुत ज्यादा उसकी जरूरत नहीं है। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 जो कोई भी रखता होगा कॉम्प्लेक्स, मतलब जिसके पास 4 कोऑर्डिनेट बनते होंगे, 4 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनते होंगे, वो 2 तरह का ज्योमेट्री शो कर सकता है। पहला ज्योमेट्री क्या हो सकता है उसका, स्क्वायर प्लेनर, और ये कुछ ऐसा देखने में होता है स्क्वायर प्लेनर। ऐसा कुछ होता है, ये सेंट्रल मेटल हो गया और यहां से लिगेंड विगेंड लग गए। वहीं अगर मैं बात करूं तो दूसरा ज्योमेट्री होता है वो टेट्राहेड्रल होता है, टेट्राहेड्रल। और ये कुछ देखने में ऐसा होता है। सही है क्या? तो आप इस चीज को देखो जरा, आप इस चीज को देखो कि जो आपके टेट्राहेड्रल और स्क्वायर प्लेनर के अंदर जो है, दोनों के दोनों कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होंगे। आपको एक चीज याद रखनी है, जो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री शो करने वाला कॉम्प्लेक्स है वो कभी भी ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो नहीं करता है। तो मैं यहां पर लिख देती हूं इस बात को, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, थोड़ा सा लाइन को चेंज करते हैं, कॉम्प्लेक्स हैविंग टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री डू नॉट शो जीआई। ये ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो नहीं करते हैं। सही बात है। वैसे तो इसका रीजन है, मैं आपको रीजन भी समझा सकती हूं, लेकिन पहले आपको स्क्वायर प्लेनर समझा लेती हूं, फिर मैं आती हूं कि क्यों ऐसा होता होगा। ठीक है, इसका रिलेटिव पोजीशन चेंज नहीं हो पाता है इसमें, दैट्स वाई आप इसको अगर देखोगे तो इसमें कभी भी ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म आप नहीं इसका दिखा पाओगे, मतलब इन कंपाउंड्स का ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म नहीं बन पाएगा, आइसोमर्स नहीं हो पाएंगे। अब पहले स्क्वायर प्लेनर समझना पड़ेगा और तब फिर हम इसके बारे में और आगे बात कर सकते हैं। तो चलते हैं स्क्वायर प्लेनर के बारे में बात करने के लिए। देखेंगे जरा स्क्वायर प्लेनर, अगर उस कंपाउंड के बारे में बात करें जिन कॉम्प्लेक्स के पास ज्योमेट्री स्क्वायर प्लेनर की होती है, उनमें क्या क्या हो सकता है। तो मेरे पास पहला पॉसिबिलिटी है, मैं यहां लिख देती हूं हेडिंग के तौर पे,
स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स। आइए चलिए समझते हैं। स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहला जो फॉर्मेट इसमें देखने को मिल जाता है वो होता है MA2B2। ठीक है, देखते चलिएगा, आपको समझ में आएगा बात। MA2B2 में जो A और B हैं ये दोनों यूनिडेंटेट लिगेंड है। यूनिडेंटेट लिगेंड क्या होता है इसका मतलब एक ऐसा लिगेंड जो सिर्फ और सिर्फ एक ही कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाना जानता है। वहीं M जो है वो सेंट्रल मेटल आयन है। सही है। इसका एग्जाम्पल देखो आप, ऐसा एक कंपाउंड है मेरे पास और बड़ा फेमस कंपाउंड है ये, PT NH3 होल ट्वाइस Cl2। सही है। ये मेरे पास कुछ कंपाउंड है जिसमें PT जो है मेटल है, NH3 आपका A है, मतलब एक मोनोडेंटेड लिगेंड हो गया यूनिडेंटेड, और B जो है आपका यहाँ पे Cl2 की तरह, Cl जो है उसकी तरह एक्ट कर रहा है। चलो अब देखो जरा, मैं इसका बनाने जा रही हूं ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। ठीक है, कैसे बनाऊंगी आप देखो। ये पहले तो दो ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करता है, कैसा कैसा देखना आप। ये कुछ ऐसा आपका एक हो गया, और दूसरा वाला देखो, दूसरा वाला मैं इधर बना देती हूं। अब देखो आप, यहां पर जो पीटी है वो सेंट्रल मेटल आयन है, और ये देखो आपका, जरा समझो कैसे इसको समझा जाएगा। यहां पे आपका जो NH3 है वो दोनों एक तरफ लगा हुआ है। सही बात है क्या? तो ये जो आपका आइसोमर है वो सिस फॉर्म है। ज्योमेट्रिकल आइसोमर दो फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं मेनली, ठीक है, सिस और ट्रांस। एक आधा फॉर्म और पढ़ते हैं, फैक और मर फॉर्म भी होता है, आगे बात करेंगे इसके बारे में, लेकिन फिलहाल ये सिस फॉर्म है। ये जो आपका है इसमें देखो NH3 यहां एक लगाया है और एक NH3 यहां लगाया है, तो ये ट्रांसफॉर्म है, ट्रांसफॉर्म है। सही है। ऑपोजिट लगे तो ट्रांस कहते हैं, सेम साइड में लगे, एडजेसेंट साइड में लगे तो सिस कहते हैं। लिख देती हूं मैं यहां पे, सिस का मतलब होता है एडजेसेंट, एडजेसेंट पोजीशन, और ट्रांसफॉर्म का मतलब होता है ऑपोजिट पोजीशन। ऑपोजिट पोजीशन जो लिगेंड्स का अरेंजमेंट है आप चेक कर सकते हो, यहाँ पे एडजेसेंट साइड में लगे हुए हैं ये, जबकि यहाँ पर ये ऑपोजिट साइड में लगे हुए हैं। तो रिलेटिव पोजीशन चेंज हो गया, कहां ये इसके जस्ट बगल में लगा था, कहां ये इसके बिल्कुल उल्टे आकर के लग गया। तो रिलेटिव अरेंजमेंट्स जो है, जो रिलेटिव पोजीशन जो है लिगेंड का, वो चेंज हो गया, जिसकी वजह से दोनों की डिफरेंट प्रॉपर्टीज भी बन चुकी हैं। अब डिफरेंट प्रॉपर्टीज भी दिखाती हूँ आपको। सबसे पहले इनका नाम लिख लो जरा आप, एक और आपकी क्लैरिटी हो जाएगी। ठीक है, अगर इसका नाम लिखोगे, देखो यहां से नाम लिखना है मुझे, कैसे लिखेंगे, ये अमाइन है, ये क्लोरो है, तो क्या नाम लिखेंगे, डाई अमाइन, डाई क्लोरो, और न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है तो आप लिखोगे प्लैटिनम, प्लैटिनम। ठीक है, और इसका चार्ज निकाल लो, तो इसका चार्ज 0, इसका चार्ज -1 इंटू 2, और इसका x, तो ये आ जाएगा +2, तो प्लैटिनम 2। सही है, डाई अमाइन डाई क्लोरो प्लैटिनम 2। इसका नाम लिखो जरा, इस वाले के अंदर इसका नाम लिखो, इसका भी फॉर्मूला यही है, तो कहीं ना कहीं नाम सेम यही आने वाला है। आओ लिख लेते हैं इसका नाम, ये इसका नाम है, डाई अमाइन डाई क्लोरो प्लैटिनम 2। तो मैम दोनों का नाम सेम होगा क्या?
मैं अगर इस बात का आप जवाब मुझसे पूछना चाहते हो तो आप खुद सोचो। मैंने एक बार आपसे कहा था कि अगर कोई भी दो कंपाउंड डिफरेंट डिफरेंट अगर वो हैं तो उनका आईयूपीएसी नेम भी हर हाल में डिफरेंट होगा। अब आपको पता है कि दोनों आइसोमर हैं, इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, लेकिन ये प्रॉपर्टीज डिफरेंट एग्जिबिट करती है, मतलब ये दोनों डिफरेंट कंपाउंड्स हैं, तो इनका आईयूपीएसी नेम कैसे सेम हो सकता है? तो फिर बताओ कैसे इसको डिफरेंट किया जाए? नाम तो सेम हो चुका है, तो क्या कर सकते हैं, तो इसके नाम के आगे यहां पर एक वर्ड लग जाएगा दैट इज सिस, और इसके नाम के आगे एक वर्ड लग जाएगा दैट इज ट्रांस। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से दोनों जो हैं वो अलग अलग कंपाउंड दिखने लगे। कहा इसका नाम हो गया सिस डाइअमीन डाइक्लोरोप्लैटिनम 2 और इसका नाम हो चुका है ट्रांस डाइअमीन डाइक्लोरोप्लैटिनम 2। तो दोनों डिफरेंट डिफरेंट नेम हो गया। अब इंटरेस्टिंगली एक चीज और सुनो, इस कंपाउंड को सिस्प्लैटिन कहा जाता है, शॉर्ट में सिस्प्लैटिन कहते हैं इसको। और देखो किस तरह से डिफरेंट प्रॉपर्टी एग्जिबिट करते हैं। ये एक एंटी कैंसर एजेंट है, एंटी कैंसर एजेंट है। सही है क्या? मतलब अगर किसी पेशेंट किसी को हो जाए तो उस पेशेंट को यही वाला आप जो है जो मेडिसिन देते हो उसमें यही वाले केमिकल मौजूद होते हैं जो कैंसर को खत्म करने में या उसके इलाज के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। जबकि जो दूसरा वाला कंपाउंड है जिसको आप चाहो तो ट्रांसप्लैटिन बुला सकते हो, ट्रांसप्लैटिन बुला सकते हो, ये ऐसा कोई रोल नहीं प्ले करता, ये कोई एंटी कैंसर एजेंट नहीं है, उल्टे ये एक टॉक्सिक इनएक्टिव टॉक्सिक एजेंट है, इनएक्टिव टॉक्सिक एजेंट है। तो आप देख सकते हो कि केवल रिलेटिव पोजीशंस के चेंज होने से, लिगेंड का जो पोजीशन था केवल उसके बदलने से इन दोनों का जो बिहेवियर है उसमें इतना बड़ा डिफरेंस आ गया। कहा ये कैंसर के पेशेंट्स को दिया जाता है कैंसर को ठीक करने के लिए और कहा ये एक टॉक्सिक एजेंट बन जाता है। समझ रहे हो आप? तो ये डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज को एग्जिबिट कर रहे होते हैं। पेपर में काफी बार पूछा गया सिस्प्लैटिन के बारे में, तो आपको ये याद भी रखना होगा। चलिए, एक फॉर्मेट हमने कर लिया, सेकेंड फॉर्मेट मूव करते हैं। टोटल हमें 3 से 4 फॉर्मेट पढ़ने हैं, तो मैं आपको धीरे धीरे करके सारा फॉर्मेट सिखा देती हूँ। पहला वाला फॉर्मेट आपको क्लियर हो चुका है, सेकेंड फॉर्मेट पे मूव करते हैं। देखिएगा जरा, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स ही चलेगा अभी भी। सेकेंड फॉर्मेट जो होता है वो कुछ ऐसा होता है, Ma2BC। सही है क्या? जिसमें फिर से A, B और C ये तीनों के तीनों यूनी डेंटेट लिगेंड है। आओ चलो इसको भी अरेंज करते हैं जरा। सबसे पहले इसका एग्जाम्पल लिख लेते हैं। तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा PT NH3 का होल ट्वाइस Cl Br। सही है क्या? चलो अब देखते हैं जरा इसके अंदर, समझना। PTNH3 का होल ट्वाइस Cl Br, इसको जरा देखो, इसके भी 2 ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनेंगे। कैसे कैसे होंगे देखना जरा। स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है तो पहले तो अपने वो बना लिया, फिर सेंटर में मेटल लिख लिया। अब देखना जरा, यहां पर NH3 होल ट्वाइस Cl Br है, तो देखना जरा कैसे मैं प्लेस कर रही हूं उसको। यहां रख दिया NH3 और यहां रख दिया NH3, यहां पर रख दिया Cl और यहां रख दिया Br, जबकि इस वाले केस में यहां रख दिया NH3 और यहां रख दिया NH3, यहां रख दिया Cl और यहां रख दिया Br। आप देख सकते हैं यहां पर दोनों NH3 एक साइड में है, एडजेसेंट साइड में है, तो ये इसका कौन सा फॉर्म होगा? सिस फॉर्म हो जाएगा। सही है क्या? जबकि ये वाला जो है इसमें देखो NH3 एक यहां है और एक इसके बिल्कुल ऑपोजिट लगा हुआ है, तो ये अल्टीमेटली ट्रांस फॉर्म है। हवा लग रहा है क्या? चलिए
अब आप चाहो तो इसका नाम भी लिख सकते हो, मैंने आपको नाम लिखना सिखा रखा है। आओ मैं यहाँ पे नाम लिख के भी दिखा देती हूँ। कैसे नाम लिखेंगे इस वाले का, तो इसका नाम पहले लिख लेते हैं, सिस तो वर्ड आ ही जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर डाई अमाइन, डाई अमाइन। उसके बाद ये क्लोरो है, ये ब्रोमो है, तो पहले ब्रोमो लिखेंगे, ब्रोमो, क्लोरो, प्लैटिनम, और आओ चार्ज निकाल लेते हैं। ये एक्स है ना, ये आपका प्लैटिनम जो है वो एक्स हो जाएगा, इसका चार्ज 0, इसका -1 और इसका -1, तो अल्टीमेटली कितना, और होल का चार्ज 0 है, तो अल्टीमेटली x इक्वल टू +2 आ जाएगा, तो प्लैटिनम 2। ये हो गया इसका नाम, सिस डाइअमाइन ब्रोमो क्लोरो प्लैटिनम 2। जबकि इसका नाम क्या लिख सकते हो बताओ जरा, ट्रांस डाइअमाइन, डाइअमीन ब्रोमो क्लोरो प्लैटिनम 2। सही है क्या? तो इस तरीके से आपने इसका और इसका नाम लिख लिया है, ठीक है। और ये भी 2 ज्योमेट्रिकल आइसोमर आपको शो कर रहा है। तो अल्टीमेटली आई थिंक आपको इतनी बातें यहां से क्लियर हो गई होंगी। थैंक यू।